नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज वाल्मीकि दिवस है। पहले यह आता था और निकल जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में भारतीय राजनीति में दलित वोटों का जो दबदबा है, उसमें यह संभव नहीं कि कोई राजनीतिक दल वाल्मीकि दिवस की उपेक्षा करके निकल जाए। तो आज भी तमाम राजनीतिक दल आदि कवि को याद करते नजर आए। किसी ने एक्स पर पोस्ट किया, किसी ने मंदिर जाकर पूजा की, किसी ने पूजा करने वाले की आलोचना की। राहुल गांधी सुबह वाल्मीकि मंदिर गए तो बीजेपी ने उनकी दलित निष्ठा पर सवाल उठाया, जबकि नायब सिंह सैनी ने भी शपथ लेने से पहले वाल्मीकि मंदिर जाना जरूरी समझा। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोबारा शपथ लेने से पहले पंचकुला के वाल्मीकि मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसे अपना सौभाग्य बताया। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नायब सिंह सैनी के लिए वाल्मीकि मंदिर जाना स्वाभाविक भी है। आखिर जिन चुनावों में उनकी हार तय मानी जा रही थी, वहां उनकी जीत में दलित वोटों की अहम भूमिका रही। बीजेपी को 35% जाटव वोट मिले, जबकि 45% गैर जाटव वोट मिले, जबकि दलित बहुल 5 सीटें बीजेपी को मिली। 2019 में उसे बस 2 सीटें मिली थीं। उधर सुबह पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने, अभिधम्म दिवस बनाने और हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने की व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री ने भी वाल्मीकि के लिए समय निकाला और एक वीडियो जारी कर आदि कवि को श्रद्धांजलि दी। उन्हें सबकी प्रेरणा का स्रोत बताया। मैं महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूं और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वे लाखों करोड़ों गरीबों और दलितों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं। वो कहते हैं, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। हालांकि ये भी एक विडंबना है कि रामायण जैसा ग्रंथ लिखने वाले आदि कवि वाल्मीकि को बस एक समुदाय से जोड़कर छोड़ दिया जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि वाल्मीकि इन दिनों दलितों के देवता हैं और दलितों को प्रसन्न करने के लिए सबको इस देवता की देहरी पर जाना है। राहुल गांधी ने भी आज दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर जाकर आदि कवि को श्रद्धांजलि दी। वो इस मौके पर दलित प्रतिनिधियों से भी मिले। एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने याद किया कि महात्मा गांधी ने भी इस समाज के साथ काफी समय गुजारा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंदिर मार्ग के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। वाल्मीकि जयंती के निमित्त मैं यहाँ पर वाल्मीकि के दर्शन के लिए आया हूँ। उनका दर्शन लिया। मैं सभी वाल्मीकि समाज को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन भारतीय राजनीति महात्मा गांधी के हरिजन से आगे बढ़कर उस दलित युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कोई दलित वोटों की आक्रामक दावेदारी में जुटा है और दूसरे को खारिज कर रहा है। राहुल गांधी के मंदिर जाने को भी बीजेपी ने पाखंड करार दिया। अमित मालवीय ने लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया और राहुल गांधी से लेकर नेहरू तक को दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी करार दिया और हाल में आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया। हालांकि राहुल का पूरा बयान बताता है कि उन्होंने आरक्षण के विरोध की बात नहीं कही थी। कहा था कि जब बराबरी आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी
जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। बहरहाल वाल्मीकि जयंती पर श्रद्धांजलि देने की होड़ में सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियां कैसे पीछे रहती। मायावती ने पोस्ट कर आदि गुरु को याद किया तो अखिलेश यादव ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जो रामायण उन्होंने लिखी और जो कल्पना की गई कि राम राज्य क्या हो, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन उनसे प्रेरणा लेते हुए यही संकल्प आज हम सब लोग लेते हैं कि समाज में भेदभाव खत्म हो। बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचदेव सहित दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने भी आदि कवि को याद किया। कर्नाटक, आंध्र से लेकर सुदूर दक्षिण विजयवाड़ा तक वाल्मीकि को तरह तरह से राजनीतिक दलों और नेताओं ने याद किया। जाहिर है राम के नाम पर राजनीति हो चुकी, अब रामायण के रचयिता उसके केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल वाल्मीकि मंदिर में जाने की होड़ धार्मिक या सामाजिक कम, राजनीतिक ज्यादा है। दलित राजनीति कई तरह के बदलावों से गुजर रही है और दलित अस्मिता अपने लिए नई पहचानों, नए नेताओं की तलाश में है। हरियाणा के चुनाव यही बता रहे हैं, महाराष्ट्र में भी सबकी इन पर नजर है। सुश्री मायावती जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की 2007 से 2012 तक मायावती अपने दम पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। इसके पहले गठबंधन सरकारों में वो मुख्यमंत्री बनती रहीं। उनका नाम दलित वोटों की गारंटी होता था, फिर वो जाटव वोटों की गारंटी हो गया। गैर जाटव वोट मायावती से मायूस होकर पहले खिसके। फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश की एक युवा दलित नेता ने। सहारनपुर लोकसभा चुनाव जीतकर चंद्रशेखर आजाद ने भरोसा दिलाया कि वो नए दलित नेता बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा ने दोनों को अंगूठा दिखा दिया। वहां के दो क्षेत्रीय दलों ने इन दोनों से तालमेल किया। इंडियन नेशनल लोकदल ने बीएसपी से और जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी से, लेकिन वहां न माया चली न आजाद। बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, खाता तक नहीं खोल पाई। आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव लड़ी, बस 2 सीट हासिल कर पाई। आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर मैदान में थी, वो भी 1 सीट नहीं जीत पाई, जबकि जेजेपी 70 सीटों पर लड़कर कुछ हासिल नहीं कर सकी। लेकिन मामला हरियाणा तक सीमित नहीं है। मायावती की लोकप्रियता लगातार उतार पर है। जिस उत्तर प्रदेश में 2 दशक बसपा के बिना किसी राजनीतिक समीकरण की कल्पना नामुमकिन थी, वहां बीते 1 दशक में वो हाशिए पर जाती दिखी है। 2012 में मायावती को 25.9% वोट मिले और 80 सीटें मिली। 2017 में वोट घटकर 22.2% रह गए, सीटें 19 रह गई। 2022 में बसपा को 12.9% वोट मिले, सीट 1 रह गई। सवाल है इसकी वजह क्या है? जवाब कई है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी मायावती, उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों का दबाव उनकी राजनीति पर भी माना जाता रहा है। गैर जाटवों का मोहभंग, ये माना जाता है कि मायावती के रवैये से गैर जाटव वोट उनसे लगातार दूर होते गए। उत्तराधिकारी के सवाल पर मायावती का असमंजस भी उन्हें भारी पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी छवि ने हर तबके में जो सेंधमारी की, उसका भी बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी और संघ परिवार की सोशल इंजीनियरिंग
बीजेपी ने लगातार अपनी सामाजिक योजनाओं से दलित वोटों के बीच जगह बनाई। दरअसल इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि वाल्मीकि जयंती को किसी एक समुदाय तक नहीं सीमित रखना चाहिए, हर किसी को ये जयंती मनानी चाहिए। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाए, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाए, सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो, ये सहभागिता चाहिए। और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, स्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। यह अनायास नहीं है कि इसी दौर में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को मिले दलित वोटों का अनुपात लगातार बड़ा होता चला गया। बीजेपी ने माया के जाटव वोटरों में भी सेंधमारी की। 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 17% जाटव वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में 21% और 2024 के लोकसभा चुनाव में 26%। बेशक ये मंडल 2 राजनीति बता रही है कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। दलित वोट एक मुश्त वोट बैंक नहीं रह गए हैं। हमने हरियाणा के इलेक्शन में देखा, हरियाणा का आप एग्जांपल ले रहे हैं, 17 एससी रिजर्व सीट्स हैं हरियाणा में। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आगे थी और भाजपा सिर्फ 4 सीटों पर, जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा 17 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही एससी रिजर्व सीट्स में। यानी जो दलित वोटर कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव हुआ था लोकसभा चुनाव में या इंडिया ब्लॉक की तरफ, वो वापस कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ हरियाणा चुनाव में उसकी घर वापसी हुई है। और इसका कारण ये है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कई सारे स्कीम्स अनाउंस करे हैं और रिप्रेजेंटेशन भी दिया है दलित समाज को कैबिनेट में, टिकटों के मामले में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हम देख रहे हैं कि अभी दलित समाज से भाजपा की तरफ से है। तो इन सारी बातों की वजह से दलित समाज का झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। भाजपा को दलित वोट मिलने से काफी सारे राजनीतिक पंडित और समाजशास्त्री थोड़े हैरान लगते हैं, लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हिंदुत्व की जिस पॉलिटिक्स ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है उसको चलते भी अब काफी समय हो गया है और इस बीच पूरे समाज की और दलितों की भी 2 पीढ़ियां हो गई। तो जिस पॉलिटिक्स से बीजेपी जीती है वो पॉलिटिक्स समाज के सब हिस्सों में वो प्रभावित कर रही है और दलित भी उससे अप्रभावित नहीं। पहली चीज तो यही है। दूसरा ये है कि इन बीच में जो दूसरी धारा समाज में चली है मंडल की, उसने लंबी पॉलिटिक्स नहीं की है, उसने बहुत छोटी पॉलिटिक्स की है, कुछ परिवारों की सत्ता, जातियों की सत्ता एक अर्थ में, लेकिन समाज में बाकी बदलाव क्या होंगे इसकी चिंता उसको दिखाई नहीं दे रही। एक तीसरा करंट भी दिखाई देता है अम्बेडकरवादियों का, जो दलित आरक्षण का लाभ लेके या पढ़ाई लिखाई से या संगठित होकर अन्य कारणों से इस बीच आगे आए हैं, पढ़ाई लिखाई में, आर्थिक मामले में भी, सामाजिक हैसियत में भी। अब सबकी नजर महाराष्ट्र के चुनाव पर है, जहां दलित वोटों की हैसियत दूसरे राज्यों से काफी अलग है। एक दौर में रिपब्लिकन पार्टी की गूंज काफी बड़ी रही। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी भले वहां सबसे अहम खिलाड़ियों में ना हो, लेकिन उसकी मौजूदगी का ताप सब महसूस करते हैं और उसमें समीकरण बदलने की ताकत दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में प्रतीकों की अपनी अहमियत होती है। प्रतीकों के सहारे ही चलता है राजनीति का पूरा खेल। गांधी भारतीय राजनीति के बड़े प्रतीक रहे, नेहरू से लेकर वाजपेयी तक प्रतीक हैं, लेकिन दलित प्रतीकों को जो ताकत इन दिनों मिली है वो बताती है दलित वोटों की अहमियत क्या है। अंबेडकर हो, पेरियार या फिर फुले, आज इनके आगे सब सिर नवाते हैं। 2012 का चुनाव मायावती क्यों हारी? इसकी कई वजहें होंगी, लेकिन एक बड़ा गुस्सा इस बात का था कि उन्होंने पार्कों में अपनी और अपनों की मूर्तियां लगवा दी। कभी जिन दलितों की छाया से भी समाज बचता था, अब उनकी प्रतिमाओं को देखते हुए गुजरना था। लेकिन बीते 2 दशकों में सामाजिक घृणा के इस व्याकरण को राजनीतिक समीकरणों ने बदल डाला है। अब कम से कम
4 ऐसे दलित प्रतीक हैं जिनको सिर नवाए बिना भारतीय राजनीति आगे नहीं बढ़ती है। सबसे बड़े तो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। उनके क्रांतिकारी विचार जो भी हों, उनके नाम और उनकी विरासत को लेकर खींचतान जारी है। दूसरे बड़े प्रतीक पेरियार हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में सामाजिक बदलाव का बड़ा आंदोलन छेड़ा। उनकी मूर्ति को आज कोई छू नहीं सकता। तीसरे बड़े प्रतीक ज्योतिराव फूले हैं। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और जाति व्यवस्था को निशाना बनाया। वो बड़े समाज सुधारकों में गिने जाते रहे। चौथी प्रतीक सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले की पत्नी, जिनका स्त्रियों की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सारे प्रतीकों को दलित राजनीति ने ही नहीं, मुख्य धारा की राजनीति ने भी अपना रखा है। विडंबना बस इतनी है कि इन्हें सिर्फ प्रतीकों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके विचारों और संघर्ष को वो अहमियत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। वाल्मीकि दिवस पर जुटी नेताओं की भीड़ भी इसी प्रतीक पूजा का आडंबर कर रही है। वाल्मीकि के नाम पर बनी बस्तियों में जो अंधेरा है वो अब तक बना हुआ है, और ये सवाल भी बना हुआ है कि असल में वाल्मीकि किसके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।